नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज के दौर में अत्याधुनिक इलाज मौजूद है, इसके बावजूद देश में हर साल लाखों लोग कैंसर की चपेट में आते हैं। कई लोग कैंसर की वजह से अपनी जान तक गंवाते हैं। इसकी एक वजह है, लोग अब भी पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से जागरूक नहीं। कई बार लोगों को बीमारी का पता बहुत देर से चलता है। कई बार सिम्टम्स को हम सीरियसली नहीं लेते और जब लेते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती। कुछ बातों को अगर आप ख्याल रखें तो इस बीमारी को होने से आप रोक सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान कर आप तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज के अपने इस खास हेल्थ गुरु में कैंसर पर रिसर्च करने वाली टीम के अगुवाई करने वाले एक एक्सपर्ट के साथ हम आपको मिलवाएंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे कैंसर को अपने से दूर रख सकते हैं, पहचान सकते हैं और इसे शुरुआती दौर में डिटेक्ट कर इसके इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। तो कैंसर जैसे रोग जिसका नाम सुनकर ही भय होता है, डर लगता है, लेकिन जिसको लेकर तैयारियां हमें हर पल रखनी चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, दूसरों को और खुद को जागरूक रखना चाहिए। तो आज इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए एक ऐसी संस्था हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो पूरी तरह समर्पित हैं कैंसर के इलाज, उसके लिए जागरूक करने वाली संस्था के प्रमुख के तौर पर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। मशहूर कैंसर रोग एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अजय हार्डिया साहब, डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आज ही के दिन जैसी हमारी जानकारी है, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ था। एक उद्देश्य लेकर आप शुरू हुए, एक उद्देश्य को लेकर आपने संस्थान की नींव डाली। कितना कामयाब या उस दिशा में कितना आगे अपने आप को बढ़ा हुआ, अपनी टीम को बढ़ा हुआ आप मानते हैं? नमस्कार सर जी, सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल हमने 19 दिसंबर 2019 को हमने स्टार्ट किया और इसका उद्देश्य यही था कि कैंसर की बीमारी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और कैंसर का इलाज अभी तक 3 प्रकार से ही किया जाता है ट्रेडिशनल रूप से, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट दर्द में, तकलीफ़ में बहुत तड़पता है और उस समय पेशेंट यदि भर्ती होना चाहे तो भी उसका इलाज नहीं किया जाता है। ऐसे मरीज बहुत परेशान होते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर देवी अहिल्या हॉस्पिटल ने अपना एक कैंसर यूनिट हमने दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया और इसमें हमें बहुत ही प्रतिशत सफलता हमें इसमें मिल रही है और हमारे पास आज हज़ारों की संख्या में मरीज पिछले 4 वर्ष में कैंसर का इलाज ले चुके हैं। और हमने देखा है कि इन 4 वर्षों के दौरान हमारे पास 4th स्टेज के कैंसर के मरीज भी आए जिनको ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा है कि इनकी लाइफ 5 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है। और हमने देखा है कि ऐसे सैकड़ों मरीज हमारे पास हैं जो 4th स्टेज वाले जो 2 साल, 3 साल और 4 साल के बाद भी अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसा हम ये सोचते हैं, ऐसा हमारा मानना है कि जैसे ही कैंसर होता है तो मरीज के परिजन ये सोचते हैं कि अब जीवन मुश्किल है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि कैंसर से लड़ा जाए और सही समय पे यदि सही प्रकार से उसका इलाज कर दिया जाए तो निश्चित है कि कैंसर को हराया जा सकता है और मेटास्टेटिक डिसीज़ का कैंसर भी ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। तो डॉक्टर हार्डिया को आपने सुना, कितनी बेहतर बात उन्होंने की कि अगर आप सही वक्त पर डिटेक्ट करें तो आप पहचानने के बाद फौरन इलाज की तरफ बढ़े, ना कि किसी निराश करने वाले स्टेटमेंट की तरफ। और यही काम डॉक्टर अजय हार्डिया साहब कर रहे हैं। 2019 से आज ही के दिन से इस संस्थान का शुभारंभ हुआ और अब ये लगातार सैकड़ों मरीजों को, हज़ारों लोगों को राहत पहुंचाते हुए जागरूक भी कर रहा है। डॉक्टर साहब, जैसी हमारी जानकारी, आपने एक विजन सुरक्षित राष्ट्र को लेकर शुरू किया है और इस विजन को लेकर, इस पूरे कैंपेन को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? इस कैंपेन में आप दरअसल क्या लोगों से कहना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है इसका? देखिए,
जी, इसका उद्देश्य यही है कि स्वस्थ राष्ट्र और सुरक्षित राष्ट्र। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र हमारा बहुत सुरक्षित है, परंतु अभी भी हम देख रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें जो हमारी सरकार को जो काम करना चाहिए, हमारे राज्य सरकार को, हमारे केंद्र सरकार को, वो अभी भी काम नहीं कर पा रही है। और आज हम देखते हैं कि हर घंटे लगभग 200 मरीज कैंसर के हमें मिल रहे हैं। हम पूरे साल की बात करें तो 17 से 18 लाख मरीज कैंसर के भारत देश के अंदर डिटेक्ट होते हैं। और हम देखते हैं कि इलाज के दौरान ही 50% जो पेशेंट होते हैं ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, मतलब 4 से 6 महीने के अंदर ही वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और बाकी के जो मरीज बचते हैं उनको रिकरेंस होता है और वो तकलीफ़ होती है। तो हम कहते हैं कि कैंसर के अंदर लगभग लास्ट में हम देखें तो 2%, 5% ही मरीज ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को पूरी जी पाते हैं। तो आज हमारे देश के अंदर हमें हमारे राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है, सुरक्षित करना है, तो हमारी सरकारों को इसके लिए बहुत कुछ काम करना होगा। और इलेक्ट्रोपैथी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो एक अपने उद्देश्य में सफल होती हमें दिखाई दे रही है। हमारे पूर्व में हमारे जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं, उन्होंने भी अपने जीवन काल के अंदर लाखों मरीजों को कैंसर से ठीक किया। जहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, डॉक्टर कॉन्सेजर मैटी जो इनके इन्वेंटर रहे हैं, उन्होंने भी कैंसर पे इलाज किया 18वीं शताब्दी के अंदर। और उनके क्लिनिकल ट्रायल को ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर इसका रिसर्च हुआ और ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैंसर का इलाज संभव है। और आज हम हमारी सरकार को कई बार हम आवेदन भी कर चुके हैं कि ऐसे जो बड़े बड़े कैंसर के संस्थान हैं उसके अंदर आप पैलिएटिव केयर के अंदर यदि हमारा सेंटर भी स्टार्ट करें तो निश्चित है कि जो मरीजों को हम बोलते हैं कि अब इलाज संभव नहीं है, उस 4th स्टेज पेशेंट का या 5th स्टेज पेशेंट का हम इलेक्ट्रोपैथी द्वारा इलाज करते हैं तो उनकी तकलीफ़ें कम करते हैं, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हुए, और मरीज़ की जितनी लाइफ है उतनी वो जी सकता है। तो इसके लिए हमारी सरकार को आगे आना होगा और इलेक्ट्रोपैथी को अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपने अस्पतालों के अंदर इसको लागू करना होगा, तभी एक सुरक्षित राष्ट्र और स्वस्थ राष्ट्र बन पाएगा। इलेक्ट्रोपैथी के बारे में आपकी राय मैं उम्मीद करता हूं कि ये उन जिम्मेदारों तक पहुंचेगी जहां तक आप ये बात पहुंचाना चाहते थे। क्लियर आपका मैसेज भी हम उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपके संस्थान के साथ में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर कैंसर जैसी बीमारी जो बदलते दौर के साथ कई सारे घातक स्वरूपों में सामने आती है। अलग अलग तरह के कैंसर, अलग अलग अंगों के कैंसर हैं। तब आपका ये अनुसंधान, तब आपकी ये रिसर्च इन 4 वर्षों में सैकड़ों पेशेंट के प्रयोग के बाद में किस निष्कर्ष की तरफ जा रही है? क्या आपके बड़े आउटकम हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक पूरी एक टीम है और इस टीम के अंदर हमारे साथ में एलोपैथी डॉक्टर्स भी हमसे जुड़े हुए हैं जी। और हमारे पास मैक्सिमम केसेस तो ऐसे आते हैं जो डायग्नोस केस होते हैं, जिसका हम जो ऑलरेडी कैंसर पीड़ित होते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में उनको डायग्नोसिस हो चुका होता है, इलाज ले चुके होते हैं, वो मरीज आते हैं। और ऐसे भी मरीज हमारे पास आते हैं जो प्राइमरी स्टेज में होते हैं, उनका हम CT स्कैन, MRI के द्वारा हम उनका इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उनका हम इलाज करते हैं। तो हमने ये देखा है कि हमारे पास किसी भी स्टेज का कैंसर आता है तो हम उसका इलाज कर रहे हैं। और हमारी रिसर्च टीम के द्वारा अभी जो काम किया जा रहा है वो उन मरीजों पे काम किया जा रहा है जो इस दुनिया से जीने की अपना जो उद्देश्य होता है वो खो चुके होते हैं और उनकी लाइफ, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लाइफ 15 दिन, 1 महीने ही बाकी है और वो दर्द में होते हैं, वो तकलीफ़ में होते हैं। ऐसे मरीज़ हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन पर डे खाते हैं। ऐसे मरीज़ हैं जो एक घुट पानी नहीं पी पा रहे हैं, वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे मरीजों का हमारे पास इलाज होता है और हमें देखते हैं कि ऐसे मरीज़ जो जिसने 15 दिन से 1 महीने से पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया है, वो मरीज़ हमारे यहाँ हमारे ट्रीटमेंट के दौरान 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर ही वो पानी पीना स्टार्ट करते हैं। 3 दिन 4 दिन में वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो निश्चित है कि जब वो पानी पीने लगेंगे, खाना खाने लगेंगे, लाइफ उनकी प्रोलॉन्ग होती है। ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिनको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, उसका ब्लीडिंग का कोई इलाज नहीं है। एक बार हमने कीमोथेरेपी ले ली है, रेडिएशन ले लिया है, फिर ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। परंतु इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम द्वारा हम अपनी मेडिसिन से उनकी ब्लीडिंग को हम 1 घंटे और 2 घंटे में ही बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास हम अपनी रिसर्च में हमने ये पाया है कि जहाँ पर एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फेल हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम
अपने ट्रीटमेंट के द्वारा उन मरीजों की तकलीफ़ को कम करते हुए, उनकी समाप्त करते हुए उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो ये रिसर्च एक क्लिनिकल ट्रायल के रूप में हम पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं, और हमारे पास ऐसे सैकड़ों मरीजों की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, सीटी स्कैन मौजूद है, एमआरआई मौजूद है कि उन मरीजों का कैंसर ठीक भी हो गया है। और ऐसे भी हमारे पास मरीज हमारे पास हैं, और उसका हम देखते हैं कि उन मरीजों को बहुत जल्दी राहत मिलते हुए अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसके बारे में आप भी डिटेल्स जान सकते हैं। इसके बारे में आप भी विस्तार से अपनी कोई भी पर्सनल क्वेरी, समस्या, शंका, सवाल, इसका भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो नंबर्स हम फ्लैश करेंगे उस पर आप ज़रूर संपर्क करें, कांटेक्ट करें और आप उनसे ज़्यादा जानकारियां ले सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर साहब जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, जो 4 वर्षों से सतत लगे हुए हैं रिसर्च कार्य में। डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मिशन है कि जो सारे देश में तमाम सेंटर से निराश हो जाए, वो आपके यहाँ आकर अपनी तकलीफ से फ़ौरन कुछ घंटों में राहत पाना शुरू करता है, एक उम्मीद आप जगाते हैं। लेकिन हर पैथी की, हर तरह के उपचार पद्धति की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं। कहीं ना कहीं जाकर के वो थोड़ा सा रुक जाता है, थम जाता है, या कुछ मामलों में वो असफल रहता है। उनके बारे में कोई चर्चा करना चाहेंगे? सर, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर पैथी की अपनी लिमिटेशन होती है। और कैंसर में हम देखते हैं कि विशेषकर कैंसर में जब पेन स्टार्ट होता है तो उस पेन का इलाज हमारे पास अभी किसी भी पैथी के पास मौजूद नहीं है, ना आयुर्वेद के पास है, ना होम्योपैथी के पास है, ना एलोपैथी के पास में है। पेन होना या ब्लीडिंग होना उसका कोई इलाज नहीं, परंतु इलेक्ट्रोपैथी उस स्टेज पर भी पेशेंट्स को राहत दे रही है, पेशेंट्स के पेन को ख़त्म कर रही है, उसके ब्लीडिंग को बंद कर रही है। जो पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है उसको हम खाना खिला रहे हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन हर प्रकार के अपने पेशेंट्स को, किसी भी स्टेज का पेशेंट हो, उसको लाभ दे रही है और उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ी इस सिस्टम की खासियत है। लेकिन ये हमने बात की क्योर की, हमने बात की राहत देने की, लेकिन क्या कैंसर को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है जान जाने का, स्टेजेस होती हैं इसकी, अमूमन आपने किस स्टेज में अपने आप पेशेंट्स को पाया है? आप पेशेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे और किस स्टेज में या कहां तक आपके पास आ सकते हैं? तीसरी एक बात ये भी है कि क्या जान बचाने में भी ये इलेक्ट्रोपैथी जो आपकी काम करने वाली है, ये जो पद्धति इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की, ये असरदार होती है या ये राहत देने तक सीमित है? देखिए सर, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित है कि जब पेशेंट बहुत तकलीफ में होता है, यदि ब्लीडिंग हो रहा है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, तो उसकी लाइफ, हम यही कहेंगे कि उसकी लाइफ 8 दिन होगी, 10 दिन होगी, 15 दिन होगी। परंतु उसका ब्लीडिंग बंद कर दिया जाए, वो खाना खाने लगे, या ऐसे भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं यूरिनरी डिसीज़ के, जिनको यूरिनरी या रीनल कार्सिनोमा होता है, उनको ब्लीडिंग हो रही है यूरिन के द्वारा। ऐसे पेशेंट रेक्टम कैंसर के, जिनको ब्लीडिंग हो रहा है, कोलोन कैंसर है। तो ऐसे पेशेंट का यदि ब्लीडिंग बंद कर दिया जाए, पेन को उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो पेशेंट की लाइफ तो हम बचा ही रहे हैं, प्रोलॉन्ग भी कर रहे हैं और उसको ठीक भी कर रहे हैं। हमारे पास मेरे पास ऐसे मरीज हैं जो लंग कैंसर के हैं, कोलोन कैंसर के हैं, लीवर कैंसर के हैं, जो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। जबकि हमारा मेडिकल साइंस बोलता है कि एक बार यदि मेटास्टेटिस हो जाए तो कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, केवल उसका हम पैलेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। परंतु हमारे इलाज में हमने देखा है लंग्स कैंसर के अंदर कि 2 महीने के इलाज में कैंसर का जो ट्यूमर था वो डिज़ॉल्व हो गया, वो नॉन कैंसरस हो गया और वो पेशेंट ठीक हो गया। उसका पेट स्कैन की रिपोर्ट बताती है कि उसमें जो कैंसर था वो ठीक हो गया। तो कैंसर को मेटास्टेटिक डिसीज़ में भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी एनाल्जेसिक होती है, एंटी ऑक्सीडेंट होती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमर के साइज को कम करती है, दर्द को ख़त्म करती है, ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाती है। तो EH के द्वारा, इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम द्वारा हर स्टेज के कैंसर का इलाज किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं,
अगर आप भी चाहते हैं कि क्या हमारे किसी परिचित की समस्या का, व्याधि का समाधान यहाँ पहुंचकर मिल सकता है, तो आपको एक फ़ोन नंबर हम लगातार इस कार्यक्रम में फ्लैश कर रहे हैं, इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, अपना पर्सनल डिटेल बताते हुए अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा और सीधे जाकर मुलाकात कीजिएगा। एक बार मिलें, देखें, समझें, तब मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से अपनी पर्सनलाइज प्रॉब्लम को वहाँ डिस्कस कर पाएंगे। तो हमारे साथ आज डॉक्टर अजय आडिया साहब, डायरेक्टर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मौजूद हैं, जिनसे हम कैंसर को लेकर और इलेक्ट्रो होम्योपैथ को लेकर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया कि अपने 4 वर्षों के इस पूरे संस्थान के अनुभव का निचोड़ क्या है। ये भी बताया कि कैसे नाउम्मीद पेशेंट यहाँ किसी भी अवस्था में, किसी भी स्टेज में कैंसर की आए, उनको फौरन कुछ घंटों में राहत मिलती है। ये भी बताया कि आप किस तरीके से यहाँ इस उम्मीद की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और आपको बढ़ना भी चाहिए। आप वो नंबर नोट कर लें जहां आप संपर्क कर सकते हैं, जहां आप अपने बीमारी के बारे में या स्टेज के बारे में पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं। ये नंबर आप अवश्य नोट कर लें। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में बहुत से परिवर्तन का दौर हम आसपास देख रहे हैं। सरकार बदल गई, कैबिनेट नई बन रही है। नई सरकार के गठन के साथ, जैसा आपने देश में मोदी सरकार का जिक्र किया, तो इस दौर में जैसा आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ को लेकर, इस पद्धति को लेकर, इस तरह के इलाज को लेकर बहुत सी चीज़ें अध्ययन अधूरा है। क्या पूरा होना चाहिए, कैसे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी फ्रेटर्निटी की तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे? मैं यही बात हमारे मध्य प्रदेश नवगठित सरकार से और छत्तीसगढ़ के नवगठित जो मंत्रिमंडल बना है उसमें यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रदेश है वो गरीबों का, पिछड़ों का प्रदेश है, और उसके अंदर यदि इलेक्ट्रोपैथी अस्पतालों के अंदर, यदि कैंसर अस्पतालों के अंदर यदि इसका इलाज लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे मरीजों को इसका फ़ायदा मिलेगा और कैंसर का बेहतर वो इलाज ले पाएंगे। और ऐसा भी किया जा सकता है कि एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर हमारा सेंटर खोला जाए सरकारी अस्पतालों के अंदर, और जो मरीज अपना एलोपैथी इलाज लेना चाहता है वो एलोपैथी इलाज ले, जो मरीज इलेक्ट्रोपैथी इलाज लेना चाहता है वो ये ले, उसके सामने एक ऑप्शन हो कि वो कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर लेना चाहता है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार इलेक्ट्रोपैथी को एक अपना स्थान देके और एक स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ इंडिया की ओर बढ़ सकती है। बहुत अच्छी बात आपने की है। और आज के दौर में ऐसा हम देख भी रहे हैं कि न केवल दवाइयों से, न केवल रेडिएशन से, बल्कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, इसके भी तरह तरह के विकल्प खोजे जा रहे हैं। और अब इम्यूनिटी के बारे में भी लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं कोविड दौर के बाद या उसके साथ। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप नए चैलेंजेस को, नए ट्रीटमेंट या पुरानी पद्धतियों के नए प्रयोगों की तरफ भी ले जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें उन तक पहुंचेंगी जो जिम्मेदार हैं, जो विभाग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्ता धर्ता हैं। डॉक्टर साहब, अगर कैंसर पेशेंट्स के लिए कहें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें यहाँ से नज़र आता वो है कि इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानने के प्रति अभी भी गंभीरता नहीं, लापरवाही नहीं। अचानक से एक दिन पता चलता है, किसी और चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आप जाएं, किसी और आप टेस्ट की तरफ जाएं और आपको पता चलता है कि साहब ये ऐसा नहीं बल्कि ये तो कैंसर भी हो सकता है। शुरुआती दौर में किन परीक्षणों को कराना चाहिए, किन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्या आपके सेंटर पर ये सब भी परफॉर्म होता है? बताएं थोड़ा इसके बारे में। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग कैंसर अवेयरनेस सेंटर भी हम लोग चला रहे हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि जो एक आम जन है उससे यदि किसी भी प्रकार की उसको लीजन लगता है, कोई गांठ लग रही है, यदि हम कहते हैं कि जीभ में कोई छाला हो गया है, यदि मुंह के अंदर, यदि गालों के अंदर उसको जलन हो रही है, खाना खा रहा है, या उसका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, एसिडिटी उसकी बढ़ रही है, या ब्रेस्ट के अंदर कोई छोटा सा लंप हो गया है, इस प्रकार की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं एक सिम्टम्स के रूप में हमारे शरीर के अंदर आती हैं। तो यदि हम प्राइमरी स्टेज में ही यदि इसकी हम जांच करा लें, एक्सरे करा लें, सोनोग्राफी करा लें, सीटी स्कैन करा लें, एमआरआई करा लें, तो हमें प्राइमरी स्टेज में यदि ये पता लग जाए कि ये कैंसरस ग्रोथ हो रही है, तो हम इस बीमारी को, हम फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के पेशेंट को तो हम क्योर कर ही सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई शरीर में परेशानी हो रही है, गठान हो रही है,
तो हम उसको अवॉइड करते हैं और ऐसा हमें डर लगता है कि ये कैंसर इकट्ठा ना हो। और वो चीज़ें जब हमारे शरीर में 1 महीने 2 महीने या 1 साल या 2 साल हो जाता है तो वो कैंसर ग्रोथ में बदल जाती है। तो पहले तो नॉन कैंसरस ही होती है, बाद में वो कैंसर हो जाती है। तो यदि पहली स्टेज में ही यदि हम पता कर लें तो हम कैंसर के साथ बचाव भी कर सकते हैं और हम इस बीमारी को हम ठीक भी कर सकते हैं। बहुत सही आपने कहा कि शुरुआती तौर में किसी भी लक्षण को आप इग्नोर ना करें, बजाय बाद में सीरियस होने के अगर आप शुरुआत में लक्षणों को लेकर थोड़ा संजीदा हो जाएं तो संभवतः वो संजीदगी या वो सीरियसनेस बाद में गंभीर बीमारी के तौर पर आपके जीवन में आए ही ना। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या चीज़ है, हमने बहुत से डॉक्टर से जब हम हेल्थ गुरु में बातचीत करते हैं वो कहते हैं लाइफस्टाइल ही ऐसी है, आप कहाँ तक बचेंगे, लाइफस्टाइल को सुधारें। लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है कैंसर के साथ में, विभिन्न अंगों में होने वाले कैंसर का क्या आज की दिनचर्या से, हमारी किसी दैनिक गलती से भी कोई कनेक्शन है? हाँ, देखिए कैंसर के अंदर कुछ चीज़ें हमें पता होती है और कुछ नॉन फैक्टर हैं, कुछ अननोन फैक्टर हैं। अननोन फैक्टर ऐसे हैं कि हमारा जो खान पान है, हमारे जो किचन के अंदर हमारी जो थाली तैयार हो रही है उसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा है। हम जो भी सब्जी ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हम तेल का उपयोग कर रहे हैं, हम गेहूं का उपयोग कर रहे हैं, वो सब पेस्टिसाइड उसके अंदर होता है और पेस्टिसाइड ही कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा कारण ये है कि हमारे यंगस्टर आजकल तम्बाकू है, गुटखा है, पान है, साथ में वाइन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हम कहते हैं हमारे पास ओरल जो कैंसर के केस आते हैं, मैक्सिमम केस ऐसे होते हैं, 99% केस ऐसे होते हैं जिनका हिस्ट्री जिसमें टोबैको च्यूइंग होता है, तम्बाकू का उपयोग करते हैं। तो ये तो नॉन फैक्टर हैं जिसके अंदर तम्बाकू है, शराब का सेवन है, पान है और पेस्टिसाइड है, ये हमारे हाथ में संभव नहीं है। इसके लिए हमारी सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा। पेस्टिसाइड्स को हम बंद करते हुए ऑर्गेनिक खेती का हम यदि उपयोग करें, ऑर्गेनिक खाने का उपयोग करेंगे तो हम बच सकते हैं। आज से 30 साल पहले कैंसर बहुत कम होता था और आज के समय हम देख रहे हैं कि कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर ये है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है। लाइफस्टाइल ये है कि हम देर से हम उठते हैं और लेट नाइट हम सोते हैं। हमारे खाने के अंदर हम पिज़्ज़ा, बर्गर या पैक्ड फूड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने खाने में हम शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने खाने के अंदर हम तेल ले रहे हैं, जो तेल ऐसा है जिसके अंदर बनाने के अंदर उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ों को यदि हम कम करें, हम कम तेल का उपयोग करें, हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करें, हम यदि शराब का सेवन ना करें, तम्बाकू का सेवन ना करें, तो निश्चित है कि हम कैंसर से हम 70-80% हम बच सकते हैं। तो बचाव ही सबसे बड़ा कैंसर का बचाव है। कैंसर को बचाव हो गया तो कैंसर ही नहीं होगा, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर आडिया, आपका अब तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है? अभी आफ्टर कोविड हम इम्यूनिटी के बारे में लोगों को थोड़ा फिक्रमंद देखते हैं, लोग खान पान को लेकर भी थोड़ा सा जागरूक हुए ऐसा लगता है। जो हाइजीनिक घर की कंडीशन हो या अपने स्वयं के हाइजीन का ख्याल थोड़ा सा लोग ज़्यादा रखते हैं, ऐसा माना जाने लगा। क्या आपको लगता है लोग कैंसर को लेकर अब भी पर्याप्त जागरूक हैं या इसकी बहुत कमी आप पाते हैं? ये जागरूकता बढ़ी है या वैसी ही है? क्या आपकी तरफ से राय? देखिए, कैंसर के क्षेत्र में आज भी जागरूकता की बहुत कमी है और अभी हम ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद में हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको लंग कैंसर हो रहा है, लीवर कैंसर हो रहा है। तो क्या है कि उस समय जो भी मेडिसिन का, एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया है उसके कारण से लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लीवर कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक आफ्टर कोविड के एक साइड इफेक्ट भी हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इतना पॉइजन चला गया है और उस कारण से कैंसर स्प्रेड हो रहा है। तो अभी भी आज की तारीख में भी एक आम जन के अंदर बहुत कमी है और कैंसर का नाम लेते से वो डरता है और उसे लगता है कि शरीर में कोई सिम्टम्स हो रहा है तो उसकी जांच भी कराना नहीं चाहता है। वो ये देखता है कि हो सकता है कि बाद में जब चीज़ सामने आएगी उस समय हम देखेंगे, पहले वो अपना कोई इन्वेस्टिगेशन कराना नहीं चाह रहा है। एक अंतिम बात, होम्योपैथ का नाम जहां भी जुड़ता है लोग इस पैथ को लेकर अभी भी शायद प्रॉपर अवेयर नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कि किस रफ्तार से काम करता है, आपने स्वयं पहले डिटेल में बताया, लेकिन होम्योपैथिक से क्या ट्रीटमेंट हो सकता है कैंसर का, बीमारियों का फास्ट उपचार हो सकता है? इस पर आप ज़रूर लोगों को अवेयर करें। फाइनली
निश्चित है कि इलेक्ट्रोपैथी जो पैथी है इसके द्वारा हम कैंसर का इलाज तो हम कर ही रहे हैं, साथ के अंदर हम रीनल डिसीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका क्रिएटिनिन 10 हो जाता है, 12 हो जाता है, 15 हो जाता है और डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो बहुत से पेशेंट का भी इलाज कर रहे हैं। इसके साथ में सिरोसिस ऑफ लीवर है, अस्थमा है, ब्रेन डिसीज़ है, एपिलेप्सी है, हिस्टीरिया है। इलेक्ट्रोपैथी द्वारा हर बीमारी का इलाज संभव है, वो कैसे भी क्रॉनिक डिसीज़ हो, ड्रेडफुल डिसीज़ हो, इवन कैंसर हो, तो हर प्रकार के बीमारी का इलाज इसमें संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आपने इतना बहुमूल्य समय में दिया। तो डॉक्टर अजय हरडिया, डायरेक्टर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इनको आप विस्तार से सुन रहे थे, जो ये मानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ को लेकर आप जानकारी रखें, आप इस सेंटर पर विजिट करें, जो नंबर दिया उस पर कांटेक्ट करें और कैंसर जैसे जिसे एक समय में असाध्य कहा जाता था, आज ये साधा जा सकता है, रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। कई नाउम्मीद पेशेंट को इन सेंटर्स पर पहुंचने के बाद में उम्मीद मिली है, तुरंत राहत मिली है। तो आप भी इसके बारे में जानें और ये सरकार से भी अपील करते हैं, विभाग से अपील करते हैं कि इसे अनिवार्य करने की तरफ, इस पद्धति को लोगों तक पहुंचाने की तरफ अगर वे भी कदम उठाएं तो शायद लोगों का बेहतर जीवन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेल्थ गुरु में आने के लिए और इतने सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।